नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर, बल्कि कहना चाहिए आइकॉनिक नॉवल पर बात करने वाले हैं। हाँ, स्टीफन किंग का द शाइनिंग। बिल्कुल। ये किताब लगभग 50 साल पहले छपी थी, लेकिन हमारे पास इस पर एक बिल्कुल ताज़ा 15 जुलाई 2025 का विश्लेषण है। और ये विश्लेषण बताता है कि क्यों ये किताब आज भी इतनी इतनी असरदार है ना? हाँ, वही। मतलब क्यों ये आज भी डरावनी कहानियों में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये विश्लेषण साफ कहता है कि द शाइनिंग सिर्फ एक भूतिया घर की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में नशे की लत, घरेलू हिंसा और इंसान के दिमाग के पतन की कहानी है। बहुत रोंगटे खड़े करने वाली पड़ताल है। और विश्लेषण की एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि सबसे डरावने राक्षस अक्सर वो होते हैं जिन्हें हम अपने साथ लाते हैं। सही कहा। कहानी का सेंटर है जैक टॉरेंस, एक लेखक जो स्ट्रगल कर रहा है, शराब छोड़ने की कोशिश में है। और वो कोलोराडो के एक बिल्कुल सुनसान, आइसोलेटेड ओवरलुक होटल में सर्दियों के लिए केयरटेकर की नौकरी ले लेता है। हाँ, अपनी पत्नी वेंडी और 5 साल के बेटे डैनी के साथ। सोचता है कि अकेलेपन में शायद लिख पाएगा, परिवार के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे, वो सब। उम्मीदें तो यही थी। लेकिन उनका बेटा डैनी, वो कोई आम बच्चा नहीं है। हाँ, यहीं पे शाइनिंग वाली बात आती है ना? बिल्कुल। जैसा विश्लेषण में बताया गया है, उसके पास एक जबरदस्त मानसिक शक्ति है जिसे शाइनिंग कहते हैं। वो होटल के अंदर के काले अतीत को महसूस कर सकता है। और होटल का हेड शेफ डिक हैलोरन, उसके पास भी ये शक्ति है। हाँ, और वो डैनी को पहले ही चेता देता है होटल की बुरी ताकतों के बारे में कि सावधान रहना। और फिर वो बर्फबारी, सब कट जाते हैं दुनिया से। हाँ, और यहीं से चीजें वाकई बिगड़ने लगती हैं। होटल की जो भयानक एनर्जी है वो जैक पर हावी होने लगती है। विश्लेषण कहता है कि होटल जैक की कमजोरियों को निशाना बनाता है। हाँ, मतलब उसकी निराशा, उसका गुस्सा। आपको याद होगा उसने पहले डैनी का हाथ भी तोड़ा था गुस्से में। हाँ, वो घटना। और फिर शराब की तलब। होटल इन सब चीजों का फायदा उठाता है। लेकिन होटल का असली निशाना कौन है, जैक या डैनी? असल में होटल का मुख्य लक्ष्य तो डैनी और उसकी शाइनिंग है। होटल के जो भूत या प्रेत हैं वो मानते हैं कि डैनी की शक्ति को सोखकर वे फिर से जिंदा हो सकते हैं, एक तरह से। ओह, और जैक? जैक तो बस एक जरिया बन जाता है, होटल की बुराई का माध्यम, और वो खतरनाक हद तक हिंसक हो जाता है। इतना कि वो भागने के सारे रास्ते बंद कर देता है। स्नोमोबाइल, सीबी रेडियो। हाँ, सब तबाह कर देता है, कोई बचकर ना जा पाए। इस विश्लेषण में वेंडी के किरदार के बारे में भी कुछ खास कहा गया है, क्योंकि फिल्म में तो वो काफी लाचार सी लगती है। हाँ, यही खास बात है। विश्लेषण बताता है कि किताब में वेंडी बिल्कुल अलग है, स्टैनली कुब्रिक की 1980 की फिल्म से एकदम उलट। किताब में वो एक बहुत मजबूत, इरादों की पक्की औरत है। अच्छा। हाँ, वो अपने बेटे को बचाने के लिए जी जान लगा देती है। वो सिर्फ एक बेबस शिकार नहीं है जैसा फिल्म में दिखाया गया। ये जानना दिलचस्प है। फिर क्लाइमैक्स, वो रोके मैलेट लेकर पीछा करता है। हाँ, रोके मैलेट, वो क्रो के जैसा खेल होता है ना, उसका भारी लकड़ी का हथौड़ा, वो लेकर वेंडी और डैनी के पीछे पड़ जाता है। और हैलोरिन, वो वापस आता है मदद करने। हाँ, डैनी की मानसिक पुकार सुनकर फ्लोरिडा से भागा भागा आता है, लेकिन जैक उसे भी बुरी तरह घायल कर देता है। तो अंत कैसे होता है? अंत में डैनी अपने पिता का सामना करता है और उसे याद दिलाता है कि वो होटल के पुराने खतरनाक बॉयलर को चेक करना भूल गया है। ओह, बॉयलर। हाँ, जैक बेसमेंट की तरफ भागता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और धमाका। बिल्कुल। विश्लेषण बताता है कि बॉयलर फट जाता है। जैक और पूरा ओवरलुक होटल दोनों आग में जलकर खत्म। और वेंडी, डैनी, हैलोरिन, वो बच निकलते हैं, सदमे में लेकिन जिंदा। तो ये सब कहानी, ये विश्लेषण, इसके क्या मायने निकालता है? मतलब इसके मुख्य विषय क्या हैं? विश्लेषण साफ तौर पर इशारा करता है कि उपन्यास की जो मुख्य मुद्दे हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसे नशे की लत, ओवरलुक होटल उसका एक बड़ा प्रतीक है। हाँ, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हिंसा। हाँ, दुर्व्यवहार का चक्र। जैक को अपने हिंसक पिता की यादें बार बार सताती हैं। और फिर बुराई की एक तरह की स्थायी ताकत, जैसे ओवरलुक होटल दशकों के दुख दर्द, बुरी भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। ये एक अहम सवाल भी उठाता है, क्या वाकई गहरी भावनाएं किसी जगह पर अपनी ऐसी छाप छोड़ सकती हैं? हाँ, विश्लेषण के अनुसार उपन्यास यही विचार सामने रखता है।
वैसे आपको पता है, स्टीफन किंग खुद मानते थे कि फिल्म किताब से काफी अलग है। अच्छा, किस तरह से? खासकर जैक के पागलपन के चित्रण में और वेंडी के किरदार को लेकर। उपन्यास में जैक का दिमागी संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता है, एक मनोवैज्ञानिक पतन है। फिल्म में वो थोड़ा ज्यादा अचानक लगता है। समझ गई। इस किताब ने किंग को हॉरर का मास्टर बना दिया है ना? बेशक, इसने उन्हें आधुनिक हॉरर के सबसे बड़े नामों में स्थापित कर दिया। और फिर 2013 में इसका सीक्वल भी आया, डॉक्टर स्लीप। हाँ, जिसमें बड़े हो चुके डैनी की कहानी है। जी। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण यही कहता है कि द शाइनिंग आज भी उतनी ही डरावनी, उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है जितनी ये लगभग 50 साल पहले थी। बिल्कुल, क्योंकि ये इंसान के मन के अंधेरे कोनों को टटोलती है और साथ ही अपने परिवार को बचाने की जो गहरी स्वाभाविक इच्छा होती है उसे भी दिखाती है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, हाँ, तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भी है। ये अमेरिकी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका जो असली डर है वो शायद भूतों में उतना नहीं है जितना नशे की लत और परिवार के टूटने की जो असलियत है उसमें है। ये बात सोचने वाली है। श्रोताओं के लिए अंत में एक सवाल छोड़ते हैं। क्या किसी जगह का अतीत, जैसे ओवरलुक होटल का, वाकई हमारे आज पर इस तरह हावी हो सकता है, या ये सब सिर्फ हमारे अंदर के राक्षसों का एक अक्स है जिन्हें बाहरी ताकतें सतह पर ले आती?